सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स। कौन सा चैप्टर? हम आज चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन एकदम अच्छे से पढ़ाएंगे, एकदम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एकदम सब कुछ सारी बात होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें हुआ क्या है। ये लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट कहाँ से हुआ, कैसे हुआ? जब न्यूटन, तुमको पता है ये लॉज ऑफ मोशन न्यूटन ने दिया हुआ है, तो इसके पहले क्या हुआ था? कैसे आया, कैसे कैसे हमारे मतलब इस दुनिया में आया, क्या कैसे हुआ, क्या क्या उनकी थ्योरीज थी, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे फेल हुआ, कैसे कैसे आगे बढ़े, सब बात होगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन। देखो, मोशन का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, तुम लोग ध्यान लगा के सुनना। देखो, पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था? पहले के ज़माने में मतलब कि जब गैलीलियो के भी पहले, मतलब कि जब ग्रीक ग्रीक अरिस्टोटल लोग, मतलब कि ग्रीक साइंटिस्ट को क्या समझते थे कि जैसे कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है, जैसे यहाँ पे है, मोशन कर रही है, तो वो यहाँ के लिए कोई अलग चीज़ होगा, अलग मोशन होगा। अगर चांद पे है तो वहाँ के लिए अलग मोशन होगा। अगर वो ग्रेविटी से फॉल करा तो वहाँ के लिए अलग मोशन, हर चीज़ के लिए मतलब अलग अलग से मोशन होगा। हर चीज़ को अलग अलग कैटेगराइज किया गया हुआ था और बहुत सारे उनकी थ्योरीज थे, अलग अलग, बहुत अलग अलग, बहुत ज़्यादा थ्योरीज थी, ठीक है। लेकिन वो सब बाद में गैलीलियो के आने के बाद उन्होंने काफ़ी सुधार किया। उसके बाद फिर न्यूटन आए हमारे पास। फिर न्यूटन ने अच्छे से बुक लिख के दी अच्छे से, और उसमें कुछ अपने कॉन्सेप्ट डाले और सारी बातों को उन्होंने देखा। उसके बाद फिर जाके कई चीज़ों को उन्हें बताया। उन्होंने फोर्स फिर बताया, कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया, ये सारी बातें, मतलब कि लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन ने बहुत काम किया है, ठीक है। फोर्स क्या होता है अभी बात करेंगे हम, फोर्स क्या होता है, जो फोर्स, ठीक है, फोर्स के बारे में हम बात करेंगे अभी। उसके बाद फिर बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, इनर्शिया कितने कॉन्सेप्ट है, क्या क्या है, कैसे कैसे है, ये कैसे कैसे बढ़ा, मतलब होता क्या है, सब कुछ। देखो, जो फोर्स होता है वो दो तरीके के फोर्स होते हैं। एक होता है कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स। दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। देखो, दोनों इजी हैं। कांटेक्ट फोर्स मतलब जिसमें कांटेक्ट लगे, जैसे कि ऐसे मैं अगर ये पेन ले लूँ, ठीक है, पेन, ये पेन है, अभी ये कुछ नहीं हो रहा है, अभी ये देखो, ये कांटेक्ट फोर्स, यानी कि मैंने इस पे लगाया, ऐसे अपने टच किया, उंगली टच की, इसको मैंने आगे मूवमेंट ऐसे बढ़ाया इसको, तो ये कांटेक्ट हुआ ना, मेरा कांटेक्ट हुआ इससे, तब जाके आगे बढ़ा, जिसको बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। और नॉन कांटेक्ट फोर्स में देखो क्या आता है, ग्रेविटेशनल हो गया। जैसे कि तुम लोग देखो, जैसे ये है, पेन है, इसको मैं छोड़ दूँ ऐसे, तो कांटेक्ट तो लग नहीं रहा है, कोई ग्रेविटी जो है इसको दिख तो नहीं रही कि इसे हाथ पर खींच ले रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ रहा है ना, मतलब कांटेक्ट नहीं हो रहा है। तो वो ये जो है नॉन कांटेक्ट फोर्स में आ गया। देखो, ऐसे छोड़ दिया तो चला गया नीचे से, तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ऐसे ही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, इसी तरीके के फोर्स होते हैं। मतलब तुम लोग बस बेसिकली मतलब समझो कि नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं किसी हैं, ठीक है। उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया कॉन्सेप्ट पहले क्या हुआ करता था, जब न्यूटन ने नहीं बताया था सब कुछ, तो उसके पहले क्या माना जाता था कि जैसे लोगों की टेंडेंसी क्या हुआ करती थी कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो चल रहा है, तो वो चलते चलते एक समय पे आके रुक जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसे सब लोग यही मान के, यही इक्वेशन मान के सॉल्व किया करते थे, यही यही मतलब यही चलता ही था कि जैसे कोई चीज़ है, कोई कोई कार है, या फिर मतलब कोई भी चीज़ हो, वो एक समय पे आके रुक जाएगी। ऐसे मतलब कोई चक्का ऐसे ऐसे मतलब नचा देंगे उसको, थोड़ी देर पे जाके वो रुक जाएगा, ऐसा माना जाता था, ठीक है। लेकिन जब फिर और स्टडी हुई, तब न्यूटन ने बताया कि ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया का मतलब ये होता है कि कोई बॉडी चल रही है तो वो जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहेगी, जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहेगी, जब तक उस पर एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लगता। अब जैसे कि कोई बॉडी है, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। अगर वो उसके पास इतनी टेंडेंसी, इतनी क्षमता नहीं होती कि वो अपनी पोजीशन को चेंज कर सके, अपना स्टेट को चेंज कर सके। तो कोई चीज़ मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, कोई चीज़ रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। और हाँ, ये अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकती। जैसे कि इसी को आगे फर्दर डिवाइड कर दिया गया है, इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मतलब कोई बॉडी अगर रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाता, ठीक है। और इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन,
यानी कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही नहीं, मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाता। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, किसी चीज़ में कोई चीज़ चल रही है, मतलब किसी डायरेक्शन में कोई चीज़ चल रही है तो उसी डायरेक्शन में चलती आएगी जब तक उसको कोई फोर्स लगा के कोई बदल नहीं देता। अभी ये चीज़ ऐसे चल रही है, अगर मैं फोर्स लगा के इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको बदल दूंगा तब जाके ऐसे इस साइड जाएगी। तो ऐसे ही होता है। तो मतलब कि फोर्स समझिए कि फोर्स क्या होता है, किसी स्टेट को चेंज करता है। इस चैप्टर में लॉज ऑफ मोशन में हर कॉन्सेप्ट में तुमको फोर्स मिलेगा ही मिलेगा। फोर्स क्या करता है, फोर्स हमारे किसी स्टेट को चेंज करने में मदद करता है। जैसे ये है, हम अभी फोर्स लगा दिए तो ये मूव करने लगा, अभी चल रहा है हम इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के रोक दिए तो रुक गया। यानी कि फोर्स हमारा इस चैप्टर में बेसिकली हम सारी फोर्स के ही बारे में बात करेंगे, A to Z सब कुछ फोर्स के बारे में। और एक बात और ध्यान रखो तुम लोग, इन लीनियर मोशन इनर्शिया इज इक्वल टू मास। यानी कहने का मतलब ये है, जैसे कोई कार है, कोई ट्रक है, ठीक है, कोई ट्रक खड़ी है, उसके बाद तुम्हारी कार खड़ी है, नहीं कार नहीं, जैसे ट्रक खड़ी है, उसके कंपैरिजन में एक बाइक खड़ी है, तो तुमको जो है कार को धक्का देने में, मतलब बाइक को धक्का देने में या फिर छोटी गाड़ी को धक्का देने में कम ताकत लगेगी, कम मोशन, कम फोर्स देना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू ट्रक में। ऐसे ट्रक को तुम ज़्यादा फोर्स दोगे तभी वो आगे बढ़ पाएगा, लेकिन अगर तुम मोशन में आ पाएगा। लेकिन वही अगर तुम्हारी अगर बाइक खड़ी हुई तो बाइक को तुम अच्छे धक्का देकर आराम, थोड़े से भी धक्का देकर चला सकते हो। लेकिन यही कंपैरिजन करेगा ट्रक से, तो ट्रक को ज़्यादा तुम धक्का दोगे, ज़्यादा फोर्स लगाओगे तब जाके वो आगे बढ़ेगा। तो यानी कि इन लीनियर मोशन इनर्शिया इज इक्वल टू मास। अब देखो ट्रक का मास ज़्यादा है तो हमको ज़्यादा फोर्स लगेगा उसको डिस्प्लेस करने में, उसके पोजीशन को चेंज करने में, उसके रेस्ट से मोशन में लाने में, ठीक है। और वही एज कम्पेयर टू अगर तुम्हारी बाइक होगी तो बाइक आराम से चली जाएगी, उसमें थोड़ा सा भी चला जाएगा, थोड़ा सा भी तुम ताकत लगाओगे, थोड़ी सी वैसे दिखाओगे अपना वो तो निकल जाएगी, ठीक है, थोड़े से में ही काम बन जाएगा। अब बात करते हैं अपना सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। देखो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या है, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स हैविंग सेम वेलोसिटी एंड फिक्स्ड डिस्टेंस बिटवीन देम। ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंटरनल फोर्स और एक होता है एक्सटर्नल फोर्स। अभी मैं जितनी एक्सटर्नल फोर्स के बारे में बात करता अभी मैं बताऊंगा एक्सटर्नल फोर्स होता क्या है। देखो पहले समझो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं क्या, अरे सॉरी वीडियोस में नहीं आया, वीडियो में, चलो कोई बात नहीं, तुम लोग अभी ऐसे ऐसे देख लो, ठीक है। अभी देखो ग्रुप ऑफ पार्टिकल हैविंग वेलोसिटी एंड फिक्स्ड डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कहने का मतलब कि ये है, जैसे कि तुम कोई पार्टिकल है, कोई जैसे ये पेन है, ठीक है, ये पेन है, ठीक है, ये पेन है। अब ये जो है इसको एक एक ऑब्जेक्ट है, समझे ऑब्जेक्ट है। अब इसके अंदर देखो इसे मिलियन बिलियन ऑफ पार्टिकल्स होंगे, इसमें कितने एटम्स होंगे, कितने पार्टिकल, कितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, तब ये अभी इसको मैं अगर फोर्स दे दूँ, देखो ये ऐसे चल रहा है, तो इसके बीच में जितने पार्टिकल्स हैं उनकी स्पीड और वेलोसिटी फिक्स रहेगी। यानी कि डिस्टेंस मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, जैसे यहाँ पे खूब ढेर सारे जैसे पार्टिकल्स हैं इन सब के बीच में, मतलब कि इस पेन में बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे, बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो ये जो है अगर ये कोई मोशन कर रहा है, ठीक है, चल रहा है या कुछ हो रहा है, तो इसकी वेलोसिटी, इन पार्टिकल की वेलोसिटी और इन पार्टिकल का फिक्स्ड जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहेगा। वेलोसिटी भी यहाँ की जो वेलोसिटी होगी वही यहाँ की भी पार्टिकल की होगी, यहाँ का जो पार्टिकल डिस्टेंस होगा वही यहाँ के भी पार्टिकल, मतलब कि हर चीज़ फिक्स रहेगी। अब देखो फोर्स कितने प्रकार के होते हैं, एक इंटरनल फोर्स होता है, एक एक्सटर्नल फोर्स होता है। देखो बेसिकली होता क्या है, इंटरनल फोर्स यानी कि जैसे कि तुम्हारा ये बॉडी है, मतलब कि ये पेन है, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, अगर ये आपस में टकराते हैं तब हमें कोई मतलब कोई इसके मास पे कोई डिपेंड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम बाहर से कोई फोर्स लगा दें, ऐसे ही पार्टिकल है, हम बाहर से, पेन है, ये पेन को पार्टिकल समझो तुम लोग, पेन को ऐसे एक मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल समझो जिसके अंदर बहुत ढेर सारे पार्टिकल्स हैं, समझे। अब देखो ये अंदर में कुछ ऐसे कुछ भी हो रहा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे हम, ये देखो लगा दे तो ये देखो ये चलने लगा,
मतलब कहने का इतना है कि इसके सिस्टम के पार्टिकल अगर अंदर अगर कुछ हो रहा होगा तो बाहर पता नहीं चलेगा। जैसे कि तुम कार है तुम्हारी, कार को एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल समझो। तुम चार लोग बैठे हुए हो, ठीक है, चार लोग बैठे हुए हो, तुम चारों लोग कुछ भी करो अंदर, तुम्हारा उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ये पूरा सिस्टम ऑफ पार्टिकल, तुम्हारी कार पूरा सिस्टम ऑफ पार्टिकल है। तुम कार में अगर बैठे हुए तुम चाहते हो कि तुम उसको आगे आगे धक्का देना है, तो तुम अंदर चाहे जो कर लो, कुछ नहीं, तुमसे कुछ होगा ही नहीं। अगर तुम सिस्टम के अंदर बैठे हुए हो, सिस्टम इंटरनल फोर्स है तुम्हारा, मतलब कि सिस्टम के अंदर तुम बैठ के तुम फोर्स लगा रहे हो अंदर की तरफ, तब कहाँ लगेगा? तुम अगर गाड़ी में बैठ के स्टेयरिंग को खूब तेज आगे धक्का दो तो देखो तुम्हारा आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? वो नहीं बढ़ेगा, तब गाड़ी नहीं बढ़, चाहे तुम जिसको बुला लो, चाहे जिसको बुला लो, गाड़ी नहीं बढ़ेगी जब तक तुम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे। अभी अभी कोई अगर एक बंदा उतर के अगर यहाँ से सिर्फ फोर्स लगाने लगे, तब देखो, अभी 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 एक कार समझो, यहाँ से कोई बंदा उतर के यहाँ ऐसे चलने लगे, तो ऐसे लगाने लगे फोर्स, तब आगे बढ़ने लगेगा। लेकिन अगर इसी में बैठा बैठा कोई बंदा अगर धक्का लगाना चाहेगा, कोई कार में बैठे बैठे अगर धक्का लगाएगा, स्टीयरिंग को ऐसे ऐसे आगे करेगा, तो गाड़ी थोड़ी आगे जाएगी, नहीं जाएगी। समझे? बेसिकली कहने का मतलब इतना ही है, ठीक है। अब बात करते हैं मास क्या होता है, ठीक है। मास, देखो मैं जो है क्लास 11th का स्टूडेंट हूँ, मैं भी, ठीक है, स्टूडेंट हूँ, कोई टीचर नहीं हूँ, ठीक है। और मैं भी अभी पढ़ ही रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जो है मैं कई यूट्यूब चैनल से पढ़ के आता हूँ, तब आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। जो मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, जब तक मेरा सब कुछ सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तब तक मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है मैं आपको तुरंत बता देता हूँ, ठीक है। सारी वीडियोज़ बना देता हूँ, सारी सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर वीडियोज़, ठीक है। अभी बात कर रहे हैं लॉज ऑफ मोशन की। अभी मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर रखी है, तो तुम लोग देख सकते हो, एक वीडियो अपलोड है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हो। बाकी चैनल पे जाके तो तुम देख ही सकते हो, ठीक है। बाकी डेली वीडियोज़ आएंगे तो तुम फॉलो कर सकते हो भाई को, ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो मास क्या होता है, सिंपल सा। मास जो है तुम लोग सिंपल जानते हो, मैटर, इतने दिन से पढ़ते आ रहे हो, मैटर कंटेंड इन इट, मतलब कि सिंपली ये है कि किसी ऑब्जेक्ट में, जैसे ये पेन ही है, अगर पेन लें तो पेन के अंदर जितना मैटर होगा उतना मैटर को ही हम मास कहेंगे, ठीक है। मतलब जितना मैटर ये कंटेन करेगा, इसके अंदर जितना मैटर होगा उसी को हम मास कहेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लीनियर मोमेंटम। आखिर मोमेंटम हम कहते किसे हैं? मोमेंटम की कहानी क्या है, हम उसे कहते क्या है, लीनियर मोमेंटम होता क्या है? लीनियर मोमेंटम लिख देता हूँ तुमको मैं। देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर जैसे कि तुम लोग समझो ये पेन का कैप, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर कुछ तो मास होगा, क्योंकि मासलेस जो चीज़ तो कोई होती नहीं है, कोई भी मासलेस चीज़ नहीं होती, ठीक है। तो इसके अंदर कोई ना कोई ऐसे मास है, इसका कुछ ना कुछ मास है। अभी हम इसको वेलोसिटी दे दें, अभी खींच के ऐसे मार दें, मतलब कि कोई फिक्स है, ऐसे ऐसे हम मार दें। अभी अभी तुम लोग ये देखो, अगर हम ऐसे मार दें तो अगर तेज़ से मार देंगे तो किसी के चोट भी लग जाएगी। अगर कोई ऐसे सामने बैठा हो, इसी को अगर इसी चीज़ को अगर फेंक के मारना इसके कैप को, तो मतलब कि इसका कुछ मास तो है ही, हम इसको वेलोसिटी भी दे दिए। वेलोसिटी मतलब वो होता है कि जो कि स्पीड भी हो और डायरेक्शन भी हो। ऐसे हम फेंकेंगे तो इस डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, मतलब कि इस डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, ऐसे फेंक रहे हैं तो डायरेक्शन भी है, इसकी मास भी है। और वेलोसिटी मतलब वही स्पीड भी है, स्पीड और डायरेक्शन तो है ही, तो उसी को वेलोसिटी बोलेंगे। तो वेलोसिटी भी है और इसका कुछ मास भी होगा। तो जो मोमेंटम इज इक्वल टू mv, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू में वेलोसिटी। देखो मास जो था, इसका कुछ मास तो है ही, कुछ ना कुछ तो मास है, और वेलोसिटी भी है। अभी तुम जैसे कि लाइव एग्जांपल देखो, जैसे कि अगर तुम ऐसे साइकिल चला रहे हो, अब कोई कीड़ा है, वो बहुत तेज़ सी स्पीड में आता है और तुम्हारे ऐसे लग जाता है, तो कई बार से समझ में आता है, चोट तक लग जाती है, समझ में आता है कि वहाँ कोई हिट किया है, हमको दर्द होता है, मतलब कि दर्द होता है, हमको फील होता है। तो उसी चीज़ को हम बोलेंगे मोमेंटम। अगर किसी मास को मास में वेलोसिटी दे दी जाए, मास और वेलोसिटी दे दी जाए, तो उसको मोमेंटम बोलेंगे। मतलब कि किसी मास के अंदर कोई वेलोसिटी दे दी जाए, वेलोसिटी से इसको फेंक दिया जाए, कुछ कर दिया जाए, वेलोसिटी डाल दी जाए, तो उसको मोमेंटम बोलेंगे। अगर हम इसी को, किसी चीज़ को खींच के मार दें अभी किसी को, तो वो चीज़ को हर्ट करेगी। वो हर्ट करने की टेंडेंसी कहाँ से आई? लीनियर मोमेंटम के द्वारा आई। कहाँ से आई? लीनियर मोमेंटम के द्वारा। और ये जो है हमारा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होगी तो मतलब डायरेक्शन भी होगा, डायरेक्शन होगा जो कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में, जिस साइड इसकी वेलोसिटी होगी वह इसका डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अब हमको कैलकुलेट करना हो, लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करना हो, जैसे कोई ये
ऑब्जेक्ट है, मतलब कि ये है, अभी तुमको बताया जाए ऐसे कोई चीज़ फेंकी गई और फिर से इस ये वापस ऐसे आ गई, तो ठीक है, ये यहाँ से 10 + 10 मोमेंटम, ठीक है, और ऐसे जब वापस गई तो -5 मोमेंटम। अब देखो, अब तुमको हमको चेंज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 10 माइनस 5 मोमेंटम ऐसे निकालेंगे, क्योंकि देखो चेंज निकालना मतलब इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो हम ये देखो ये जो आ रहा है तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे, और जो ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट करके इसको ऐसे जाएगा और थोड़ी देर के लिए वापस पटाख से वापस चला जाएगा, तो यानी कि जब जब वापस जाएगा, जो वापस जाएगा उसको हम माइनस में लेंगे, ठीक है। अब अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -15 आएगा। हमारा कहने का मतलब ये है कि मोमेंटम, ठीक है, -15 न्यूटन, ठीक है, -15 न्यूटन। मेरे कहने का मतलब ये है सिंपली कि अगर तुम किसी चीज़ में चेंज, इसमें चेंज निकालोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ऐसे गया तो हम पॉजिटिव लेंगे और ये वापस आया तो हम इसको नेगेटिव लेंगे, और दोनों को अगर हम माइनस घटा डालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, -15 मिल जाएगा, -15 न्यूटन, ठीक है। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखो होता क्या है, अ बॉडी एट रेस्ट ऑन मोशन विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ मोशन unless an external force is applied on it। सो बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है कि अगर जब तक तुम किसी पार्टिकल में या फिर किसी ऑब्जेक्ट में, किसी बॉडी में एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, तब तक वो बॉडी मूव करेगी ही नहीं। बेसिकली इस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का कंक्लूजन हमारा केवल फोर्स ही बताना होता है। हमारा फोर्स को बताया गया, फोर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है इसमें, कि फोर्स आया कहाँ से, फोर्स कैसा है, मतलब कि करता क्या है बेसिकली। जैसे कि ये कोई बॉडी है, ठीक है, और अगर ये चल रही है तो जब तक हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स मैंने कई बार बता चुका, एक्सटर्नल फोर्स किसे कहते हैं, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक ये बॉडी चलती रहेगी। इसी को बोलेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, और हमको तब तक वो रेस्ट में नहीं रहेगी जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते। जब तक नहीं लगाएंगे तब तक नहीं लगे, तब तक वो रेस्ट में ही रहेगी। हम लगा देंगे एक्सटर्नल फोर्स, तब वो अपना मोशन में आ जाएगी, ऐसे अपना स्टेट चेंज कर देगी। यही बेसिकली बताता है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ gives definition of force, सिंपल, ठीक है। फर्स्ट लॉ समझ में आ गया। अब आते हैं सेकेंड लॉ पे। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज इन, रेट ऑफ चेंज in momentum is directly proportional to the force applied। देखो इसका मतलब क्या है, जैसे कि ये फोर्स है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के, चेंज और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। देखो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं, इसलिए डी लगा दिए हैं, समझे। तुम इसको ये भी लगा सकते हो डेल्टा चेंज के लिए, ठीक है, ठीक है। अब देखो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या लगाएंगे हम, यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाएंगे, कांस्टेंट होगा हमारा के। और देखो यहाँ पे मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं mv, ठीक है। अब यहाँ पे dt, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, एफ इज इक्वल टू ये यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में तो ये m बाहर चला आएगा, तो क्या हो जाएगा के m dv बाय
डी टी। हमको पता है डी वी बाई डी टी किसको कहते हैं, एक्सीलरेशन को कहते हैं। तो फोर्स इज इक्वल्स टू ये के कांस्टेंट, ये एम और यहाँ पे आ गया ए। अब हम ये फाइंड कर लें कि हमको ये जो आ गया, ये फार्मूला जो आया है हमारा, ये फार्मूला फोर्स की वैल्यू है। अब हमको क्या, इसको के की वैल्यू, हमको के की अगर वैल्यू जाननी है, हमको पता करना कि के क्या होगा, तो हम क्या करेंगे कि हम सबको ये जो है सबकी एक एक यूनिट रख लेंगे। मतलब कि फोर्स को भी 1 कर देंगे और मास को 1 kg कर देंगे और एक्सेलरेशन को 1 मीटर पर सेकेंड कर देंगे, पर सेकेंड स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही कर देंगे। क्योंकि देखो हम जब शुरू में कोई भी चीज़ यूनिट आई थी तो हम किसी को भी कुछ भी मान सकते थे। जैसे शुरू में जैसे कि हमको केजी, हमको मास निकालना था तो हम मतलब किसी केजी को बताना था तो हम किसी को भी उठा करिए कि ये केजी है, तो हमारे पास फाइनल मतलब हमारे पास फ्रीडम थी कि हम ऐसा कर सकते। तो हम ऐसे कर दिए, सबको 1 1 रख दिए, तो हमको हमारा के तो ऑलरेडी फिर 1 हो ही जाएगा। जब सबको मिला के मल्टीप्लाई करोगे तो के इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो प्रॉपर यहाँ के की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो एफ इज इक्वल टू एम ए आ जाएगा। क्या क्या, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू में एक्सीलरेशन, सिंपल। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, देखो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन तुम लोग जानते भी होगे, एक्शन, इसको और भी कुछ कहा जाता है, एक्शन रिएक्शन लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ। जैसे कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज। अब देखो ध्यान से मेरी बात समझो। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऐसे ये धरती है, मतलब कि ज़मीन है, ठीक है। अब देखो इसका कुछ ये लगाएगा, कुछ नीचे फोर्स लगाएगा, तो ये धरती भी इसके ऐसे जस्ट अपोजिट में फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसको कहा जाता है एक्शन एंड रिएक्शन लॉ, क्योंकि जितना फोर्स ये इस पे लगाएगी उतना फोर्स ये इस पे भी लगा देगी। लेकिन दो डिफरेंट, अपने लोग सोचोगे ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तब नहीं कैंसिल होंगे, क्योंकि एक बॉडी थोड़ी लग रहे हैं। देखो ये अलग बॉडी है, ये चीज़ अलग है और ये अलग है। देखो ये जो है ये तो इसके ऊपर लगा रहा है, ऊपर लगाएगा, और ये जो है ये नीचे लगाएगा ना, ये इस पर लगाएगा फोर्स। यानी कि ये दो अलग बॉडी हैं। तुम ऐसे तो कर नहीं रहे हो, ये देखो ये सिंगल बॉडी है, तुम आगे इस एक लोग यहाँ लगा रहे हैं, एक लोग यहाँ लगा रहे हैं, तो यानी तब जाके नेगलीफाई हो जाएगा ना, तब जाके कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ थोड़ी कैंसिल होगा, ये तो नीचे लगा रहा है और ये इसके ऊपर लगा रहा है, ये कि दूसरा बॉडी है, वो दूसरा बॉडी है। समझ रहे हो ना मेरी बात, टू डिफरेंट बॉडीज, ठीक है। बस इतना ही होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बस इतना ही था, ठीक है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडी याद रखना। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, देखो मोमेंटम का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, बताया मैंने भी। देखो जैसे कि कोई एक बॉक्स है, ठीक है, और दो बॉक्स है, इन दोनों ये दोनों जो है बाद में कोलाइड कर जाते हैं, मतलब टकरा जाते हैं, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना, टकरा जाते हैं, फिर बाद में दोनों अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल ले लेंगे। मैंने बताया सिस्टम पार्टिकल क्या होता है, उसके अंदर के सारे ऑब्जेक्ट। अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल को और इन डेप्थ में समझना हो तो ये समझो, जैसे कि अगर हम कार में बैठे हुए हैं, हम 4 लोग हैं, तो कार हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो जाएगा, मतलब कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल कार हो जाएगा। और अगर हम अर्थ को अगर हम वो सब कुछ देखेंगे और बाहर जो खड़ा रहेगा व्यक्ति, वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल के अंदर थोड़ी आएगा। जो कार के अंदर बैठे रहेंगे वही सब आएंगे। और जो अगर हमको सबको लेना है तो हम पृथ्वी को ले लेंगे, तो पृथ्वी को अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल लेंगे तो वहाँ की जितने लोग होंगे, जितनी चीज़ें होंगी, वो सब पार्टिकल में आ जाएंगी। और हमको पूरे स्टार को लेना, पूरी गैलेक्सी को ले लेंगे, तो पूरी गैलेक्सी में ले लेंगे, तो फिर जितने गैलेक्सी के अंदर जितने भी स्टार्स हैं सब कुछ आ जाएंगे वहाँ पे। मतलब कि ऐसे सिस्टम पार्टिकल के अंदर जो कुछ होगा उसको सिस्टम ऑफ पार्टिकल बोलेंगे, किसी चीज़ को ग्रुप को सिस्टम ऑफ पार्टिकल बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अभी अगर एक कार को ले लेंगे तो वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल नहीं होगा,
केवल दो चीज कॉम्बिनेशन है, देखो कॉम्बिनेशन है दो चीज का, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल बन सकता है। अब बाद में ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये इसको जो है P1 जो है M1 U1, ठीक है। अब इसका P2 M2 U2, मतलब कि इस मतलब कि बॉक्स का हम अगर मोमेंटम निकालेंगे तो क्या होगा, M1 U1 निकलेगा, मतलब कि मास होगा, कुछ वेलोसिटी होगी, और इसका भी कुछ मास होगा, कुछ वेलोसिटी होगी। बाद में ये दोनों टकरा जाएंगे तो बाद में फिर ये दोनों निकलेंगे। मास तो हमेशा फिक्स रहता है, तो मास तो हमेशा फिक्स रहेगा M1, लेकिन वेलोसिटी इन लोगों की चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। पहले पहले देखो इन ये है क्योंकि हम बाद में निकालें ना, अभी तो ये लड़े नहीं है, अभी लड़ गए हैं, उसके बाद निकालेंगे तो ये इनकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये M1 फिर V1 और इसका हो जाएगा M2 V2, ठीक है। और इन दोनों ये दोनों जो है इन दोनों का सम इन दोनों के सम के इक्वल होगा, यानी कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कि ये दोनों टकरा गई, ठीक है, ये दोनों अभी चल रही हैं, ठीक है। इन दोनों का जो मास होगा, इन दोनों की जो वेलोसिटी होगी, वो बाद में उतनी ही रहेगी अगर ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल से हैं तो। लेकिन अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल से नहीं होंगे तो नहीं हो पाएगा। हम इसको एक ऐसे घेरे में डाल दिए, इसका कहने का मतलब ये है कि ये दोनों सिस्टम ऑफ पार्टिकल में हैं, ये दोनों अंदर पार्टिकल समझ लो, और ये चीज़ जो है ये इसको घेरे हुई है। तो बाहर जब ये टकराएंगे तो ये आपस में हो जाएगा, तो आपस में ही लड़ेंगे, आपस में लड़ो भिड़ो कुछ भी करो तो कुछ थोड़ी चेंज होगा। ऐसी कार के अंदर तुम लोग बैठे हुए हो, तुम समझो ऐसे आपस में लड़ रहे हो, तुम्हारा मास थोड़ी चेंज हो जाएगा, उससे कुछ मास थोड़ी चेंज होगा या कुछ चेंज होगा। तो उतना वही यही कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जो मास रहेगा वही रिमेन आगे भी रहेगा, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम, यहाँ का जो मोमेंटम होगा वही बाद का भी मोमेंटम होगा। बस इतना सिंपल सा था, यही बताना था। अब आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, बाकी कल इसकी सेकंड पार्ट आ जाएगा, तो आप बने रहना मेरे यूट्यूब वीडियो पे, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो फॉर नोट्स, और मुझसे बात करना हो तो कर सकते हो। मैं भी एज ए स्टूडेंट हूँ, ठीक है। 12 से 1 बीच में तुम लोग कभी मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। चलो बाय बाय।